अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जो जारहियत है उसका एक बार फिर भरपूर जवाब दिया है और इस हवाले से सदर साहब हों या वज़ीर आज़म साहब हों, उनके बयानात भी सामने आए हैं। इवन वज़ारत ख़ारजा का जो बयान है वो भी सीज़ फायर के हवाले से सामने आ चुका है और ISPR ने अफ़गानिस्तान की जानिब से हमले के आगाज़ का जो इल्ज़ाम है उसको मुस्तरद किया है और बेबुनियाद करार दिया है। और अब जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो नौ मुंतखब CM है खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओथ ले लिया है और उसके बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं PTI की जानिब से कि वो जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे तजावीज़ भी लेंगे, हिदायत भी लेंगे। इसी के साथ साथ अब जो हाल ही में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग सामने आई थी, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो बयानात का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ज़रूर हैं। और उसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सदर साहब से मुलाकात करेंगे और अहम इशूज़ पर गुफ्तगू का इम्कान भी है। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 9 मुंतखब CM हैं उन्होंने ओथ ले लिया। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से राय थी वो भी आपने सुनी होगी, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने अपनी एक राय सामने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने ओथ ले लिया है, सर आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। गुरमानी साहब, बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या इलेक्ट होने से पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि एड इन सिविल पावर जो आर्टिकल 245 के तहत असिस्टेंस होती है, जहाँ जहाँ वो ज़रूरत पड़े सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कहा ये भी नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल जो पॉलिसी है वफाक की उसको फॉलो नहीं करेंगे और हमारी अपनी एक पॉलिसी है और तमाम तर मामलात हैं। अब ये जब बातें की जाती हैं एक सूबे के वज़ीर आला से या जो CM इलेक्ट है वो ये बातें करे तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं। हमें यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मेरे ख़्याल से अच्छी खुशाइंद बात है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी कोई हिदायत इसी तरह मौसूल हो रही हैं, जो मेरे इल्म में हैं या मैंने जो देखा है दीगर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, वो यही है कि उन्होंने कहा कि तमाम तर रेलेवेंट स्टेक होल्डर से जो है आप मशावरत करें और कि जामे स्ट्रैटेजी जो है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी होगी उस पर आप काम करें। तो मैं समझता हूँ अच्छी खुशाइन बात है अगर वाक़तन उनकी पार्टी में, और जुनैद अकबर साहब ने भी, क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं और असद कैसर साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम सब इसको साथ लेके चलेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मशावरत करेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। जो एक खिंचाव था या जो एक डिवीज़न थी इस तमाम तर इशू के ऊपर, वो अब इतनी ज़ाहिर नज़र नहीं आती। तो इसके अलावा तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। हमारा इख्तलाफ तो सिर्फ इसी चीज़ पे ही था कि जो वफाक की पॉलिसी है उससे आप इख्तलाफ करके और आप कहते हैं कि हमारी अपनी एक पॉलिसी हो जिसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या जिसको आप आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से या फितना अल ख्वारिज या फितना अल हिंदुस्तान के हवाले से वो तमाम तर मामलात जो हैं वो अंडर डिस्कशन होंगे और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सर अब भी एक बयान जो है बैरिस्टर सैफ साहब का मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि खान साहब विलिंग हैं कि अगर उनको पेरोल पर रिहा किया जाता है तो वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इसमें। तो आप इसमें इरादा रखते हैं ऐसा कि कोई इस तरह की पेशकश कबूल की जाए या PTI आपसे रब्ता करे तो ऐसा माहौल बन सकता है? देखें, बात यह है कि पेरोल पे किसी को रिहा करने के हवाले से फ़िलवक़्त तो कोई ऐसी बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे इल्म में तो नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने ये, क्योंकि उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह हम उनकी रिहाई को यकीनी बनवाएं मावराए आइन या कानून। अब पेरोल जो है वो ठीक है, कानूनी रास्ता है, लेकिन पेरोल पे रिहा करने के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। वो हुकूमत पंजाब का काम है। हुकूमत पंजाब
कि वो तहवील में है। बिल्कुल जो जेल है वो उनकी इंतज़ामिया वो हुकूमत पंजाब के अंडर आती है। ज़ाहिरी बात है कि वही इस चीज़ का डिसाइड कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी डिसाइड कर सकता है या वहाँ का लॉ मिनिस्टर है वो डिसाइड कर सकता है जो सूबे का है। तो हमारे से तो उसका उस तरह कंसर्न नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे ये कहूँगा कि रोल तो वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो मनफी रोल हो या किसी और किस्म का रोल हो। जिस तरह की ट्वीट्स उन्होंने की, जिस तरह की जो है मैसेजिंग उन्होंने की मुलाकातों के दौरान भी, तो रोल तो वो प्ले कर रहे हैं। अब ये तो लोगों ने देखना है कि वो मनफी रोल है या वो किस किस्म का रोल है। अच्छा, लेकिन सर अभी जो हाल ही में, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, आपने मुख्तलिफ बयानात का जिक्र भी किया, तो क्या फिर अगर चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं तो आप समझते हैं कि PTI को कमेटियों में वापसी की भी दरख्वास्त करेगी हुकूमत, या फिर जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला बंद पड़ा है वो भी बहाल हो सकता है? देखें, अगर इस पर कोई जामे पॉलिसी और एक कंक्लूसिव या कोहेसिव पॉलिसी बनती है वफाक और तमाम तर स्टेक होल्डर्स और सूबे के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक अच्छा होगा स्टेप जिसके थ्रू जो है बाकी चीज़ें भी नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी। जो अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात हो वो इसी तरह आप देखें कमेटीज़ के हवाले से या दीगर जहाँ से उनको कोई रिजर्वेशन है, वो तो फिर नेचुरली एड्रेस होती रहेंगी, साथ एक प्रोसेस का हिस्सा है और उस प्रोसेस में वो फिर वो तमाम तर चीज़ें आती जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो एक इतनी डिस्पैरिटी दिखाएं या डिवीज़न दिखाएं वफाक की पॉलिसी के साथ और वो कहें कि जी हमने उस पॉलिसी के साथ नहीं चलना, और बिलखुसूस वो पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तमाम तर मामलात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक जामे कोहेसिव पॉलिसी जो है वफाक के साथ मिल के सूबा और फिर सारे स्टेक होल्डर्स सामने ये पॉलिसी आएगी दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, जो कि ऑलरेडी हमारे नेशनल एक्शन प्लान में एड्रेस्ड है। तो उसी को फॉलो करते हुए हमें मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए और सूबों को भी आगे बढ़ना चाहिए, बिलखुसूस सूबा KP को आगे बढ़ना चाहिए। और यही हम आगे रखेंगे तो आगे मामलात आसानी और बेहतरी की तरफ जाते नज़र आएंगे, आपको जाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, अब जो दो नाम सामने आ रहे हैं PTI की जानिब से, एक तो अचकज़ई साहब का आ रहा है और अलामा साहब का आ रहा है सेनेट के अंदर, क्या हुकूमत उनके सामने कोई रुकावट खड़ी करेगी या कानून और आइन के या रूल्स के मुताबिक आप समझते हैं कि वो हो सकते हैं? आपकी तरफ से कोई मुदाखलत जो है वो नहीं होगी? देखें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो दोनों हाउसेस को जो रेगुलेट करते हैं वो बड़े क्लियर हैं। उसमें अपोजिशन लीडर जो है वो किसी भी जमात से हो सकता है, एज लॉन्ग एज ही और शी एंजॉयज द मेजॉरिटी बैकिंग ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स। तो वो अपोजिशन मेंबर्स मिलके, चाहे वो सेनेट में हो चाहे नेशनल असम्बली में हो, वो उसको आगे कर सकते हैं। तो हमें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़लाँ, अगर वो उस हाउस का मेंबर हो सकता है और अगर बाकी मेंबर उसके पीछे, एक मेंबर के पीछे खड़े हो जाएं तो वो हो सकता है। इसमें कोई जमात की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि PTI क्लेम करती है कि वो एक बड़ी जमात है और वो जमात जो है वो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा सीटें रखती है इन दोनों ऐवानों में बकौल उनके, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अपनी जमात में ही देखना चाहिए और अपनी जमात से ही अपनी जमात में हम श्योर ऐसे लोग हैं जो आगे आ सकते हैं। मतलब असद कैसर साहब हैं नेशनल असम्बली में, देखें बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं, आमिर डोगर साहब हैं, दीगर ऐसे लोग हैं जो कि कमांड रखते हैं अपनी पार्टी के अंदर। और इसी तरह सेनेट में भी देखें अली ज़फ़र साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो लोग तो काफ़ी हैं इनकी अपनी जमात में, लेकिन ये अलबत्ता एक अपोजिशन का कलेक्टिव डिसीजन होगा किसको जो है वो ज़्यादा बैकिंग है, किस कैंडिडेट के पास ज़्यादा मेजॉरिटी है अपोजिशन की कमांड रखने की और अपोजिशन के मेंबरान की सपोर्ट जो है इस हवाले से। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि नौमुंतखब CM शायद खान साहब के साथ मुलाकात भी करें और उनसे कुछ हिदायत भी लेंगे कैबिनेट के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो क्या उनकी मुलाकात खान साहब के साथ हो जाएगी, आप समझते हैं? देखें, बिल्कुल मुलाकात जो मुलाकातियों का दिन है और SOPs हैं जो जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। और मुलाकात उन पे डिपेंड करता है कि वो आया मिलना भी चाहते हैं या नहीं और कब मिलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जो अपना एक प्रोसीजर है,
खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो अंडरटेकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी है मुलाकातियों के हवाले से, तो अगर उसमें बिल्कुल नाम आता है तो जो मुलाकाती जाते हैं उनकी लीगल टीम गई, आपने देखा वो मिले, इसी तरह उनकी बहनें गई वो मिली, इसी तरह दीगर जो लोग जाते हैं वो मुलाकात हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल वो अदालत का कोई वो ऑर्डर या ऐसा ऑर्डर वायलेट नहीं करते जो एक रकस क्रिएट करते हैं वहाँ पे मीडिया अटेंशन के हवाले से या मीडिया के साथ एंगेज करने के हवाले से राइट आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ अडयाला। तो ये कम से कम देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जब भी रकस क्रिएट होता है फिर उन लोगों की और जो क्रिएट करते हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो अदालत के ऑर्डर की भी वायलेशन है। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, ये सोहेल आफरीदी साहब के सीएम मुंतखब होने के बाद हमने मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कई आइनी और कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। जिन चीज़ों का और ख़दशात का आपने जिक्र किया सूबे की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, कल अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं और गवर्नर रूल की तरफ भी जाया जा सकता है? देखिए, मैं इसमें क्योंकि सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव है और नाजुक है, ये आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी कल ही देख लें जो 14 और 15 की रात में जो कुरम एजेंसी के ऊपर या वहाँ पे उस कुरम के इलाके में जिस तरह उन्होंने हमारी वेस्टर्नली बॉर्डर की तरफ से कोई कोशिश की गई अटैक की, तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि सेंसिटिविटी है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर और स्पेशली विद इन जो प्रोविंस है। अगर उसमें देखें तो केपी के सूबे के अंदर एक बहुत तेज़ी आई है या एक इंक्रीज़ आया है, मैग्नानिमस इंक्रीज़ आया है दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर। तो उसको देखना है आपने, उसको एड्रेस करना है, उसके ऊपर जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं उसको आपने और ज़्यादा ऑगमेंट करना है और ज़्यादा मौसर तरीके से इस नासूर का आपने मुकाबला करना है। अगर देखें अगर कोई ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, ऑल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस विल बी ऑन टेबल, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि एक सूबे के सीएम की लापरवाही की वजह से या उसकी हाई हैंडेडनेस की वजह से या हटधर्मी की वजह से उसको सूबे की आवाम को यरगमाल बनाने दिया जाए। ये नहीं हो सकता। तो जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो हमेशा टेबल पे रहते हैं और वो हमेशा टेबल पे होते हैं। ठीक है मिनिस्टर साहब, एक आखिर में मुख्तसर सवाल आपके सामने रखूँगा कि अभी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आए, अभी ये भी ख़बरें आ रही हैं कि शायद मामलात हल नहीं हुए और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा भी किया था कि माफ़ी मांगी जाए। आज ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जरदारी साहब से मिलने जा रहे हैं। क्या स्टेटस है? क्या अभी तक मामलात हल नहीं हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? किस तरह देख रहे थे? देखिए, मामला तो हल काफ़ी हद तक हो चुके हैं। फ़िलवक़्त राइट नाउ एक स्टेटस को सिचुएशन है कि दोनों तरफ से जो है कोई बातचीत नहीं होगी, दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा कि किसी भी साइड से कोई ऐसा बयान नहीं आया और एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर। गालबन 18 तारीख मेरी जो इत्तलात हैं वो इनकी CEC की मीटिंग है पीपल्स पार्टी की, और गालबन उसमें ये मामला उठाएंगे भी। हमारी तरफ से तो देखें कोई इशू नहीं है, ना ही हम इस मामले को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं और एक इत्तेहादी होने के नाते एक सपोर्ट उनकी हमारे साथ है उसको आगे बढ़ाते हुए एक जमहूरियत के तसलसल को कायम रखते हुए हम तमाम तर मामलात और उनकी तमाम तर रिजर्वेशंस दूर करें और अफाम तफहीम से ये मामला हल करके हम आगे बढ़ें। अब ये बॉल उनके कोर्ट में है, वो किस तरह इसको लेके चलते हैं। अभी भी वो क्या एक्सट्रीम डिमांड्स के साथ खड़े हैं, जो एक्सट्रीम डिमांड्स उन्होंने पहले की डे 1 से, या उनको कोई इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने की है और नज़रसानी करके इस मामले के ऊपर उन्होंने देखा है कि हमें बाक़तन जो है ये तमाम तर मामलात को बतौर इत्तेहादी इसको हमें हल करना है और हल तलब होने चाहिए मामलात, और आगे अफाम तफहीम से जो है हमें मामला आगे बढ़ाना है। चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बैरिस्टर उमेर नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और जो PTI का मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इसी के साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है, जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज 9 मुंतखब CM साहब ने ओथ ले लिया है। अब आपकी नज़र में PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी? जो हुकूमत तनकीद कर रही है कि CM साहब कहाँ से हिदायत लेंगे, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, आपकी नज़र में हुकूमत के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आगे बढ़ने का तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने वाज़ेह लाइन दी हुई है। इमरान खान भी अमन के ख़्वाह हैं। इमरान खान चाहते हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो मसाइल हैं वो अमन से हल होए। साथ ही साथ जो दहशत गर्दी का मसला है, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा नासूर बन गया, उसको भी इफ़ेक्टिव तरीके से टैकल किया जाए और उसमें टैकल करते हुए अवाम के जान और माल की भी हिफाजत की जाए। हम कोलेटरल डैमेज के नाम पर ये ना करें कि जो है ना शहर के शहर खाली हो जाएँ और डिस्प्लेस लोग को पेशावर बैठा हो, किधर बैठा हो। जिस तरह से CM का अपना ज़िला खैबर इस वक्त फ्रंट लाइन ज़िला है दहशत गर्दी के महाज पे, इस वक्त बहुत बड़ा खदशा है कि जो है ना लोगों को एवैक्यूएट करना पड़े अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे जो है ना KPK की आवाम को भी काफ़ी परेशानी है। तो KPK के CM के लिए बड़ा ये चैलेंज होगा कि वो अपने लोगों को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेके और इमरान खान की उमंगों पर किस तरह से पूरा उतरते हैं। तो इसी चीज़ों को वो सामने रखेंगे। गाइडेंस तो उनके सामने है। अगर इस ब्रॉड पैराए पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है ना टेबल टॉक के ज़रिए वफाक को इंगेज कर सकें और जो वो समझते हैं कि पॉलिसी मैटर्स में बेहतरी आ सकती है, वो अपनी तजावीज़ देने की कोशिश करेंगे। ये सर जो मुज़ाकरात की आपने बात की, क्या हम ये कह सकते हैं कि 9 मुंतखब CM साहब जो हैं वो वफाक के साथ खान साहब की रिहाई हो या PTI के दीगर इशूज़ हों, उन पर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं? देखिए, CM का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। देखें, एपेक्स कमेटी में जब बैठ रहे हैं, देखें दहशतगर्दी के महाज पे सारे बड़े फैसले किधर हो रहे होते हैं, एपेक्स की कमेटी में होती हैं। उस फॉर्मेशन में तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो वो एक आइडियल फोरम होगा नए आने वाले CM के लिए कि वहाँ से वो अपना बल्कि कद भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारे मामला हल ही टेबल पे होते हैं। देखें, कहने की बात और होती है, आप एक तकरीर को पकड़ के उसी से जज करेंगे। देखें, KP का CM आ रहा है, यंग CM है, डायनेमिक CM है। आज आप उनकी हलफ बर्दारी से ही देख लें ना, जो अवामी रिस्पॉन्स था गवर्नर हाउस में, तो मेरे ख्याल से चीज़ों को वो बेहतर तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन सर, जैसे आपने अवाम की उमंगों का जिक्र किया, तो एक तनकीद ये भी हो रही है और आपकी नज़र में ये तनकीद किस हद तक दुरुस्त है कि कैबिनेट में तब्दीली की तो बात की गई है, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब समेत कुछ जो पुराने चेहरे हैं उनको अभी भी काबीना में कंटिन्यू करने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो आप समझते हैं कि जो बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर तनकीद है वो दुरुस्त है, उनको नहीं होना चाहिए था? वो कैबिनेट में तो नहीं है, लेकिन वो तर्जमान के फ़राइज़ तो अंजाम दे रहे हैं। देखें, कैबिनेट हो, एडवाइज़र्स हों, देखें CM ने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। इमरान खान की ज़ात ऐसी है कि जिसने कभी भी जो है ना मेन पॉलिसी के अलावा हट के कभी इंटरफेयर नहीं किया। मतलब इस चीज़ का तो मैं खुद शाहिद हूँ कि जब जिस वक्त अली अमीन खान साहब की गवर्नमेंट बनी, सिवाय मुज़म्मिल असलम के इमरान खान ने कोई नाम नहीं रिकमेंड किया था कैबिनेट के लिए, और वो भी इसलिए किया कि वो मईशत के मामलात में वो एक्सपर्ट थे। और अब भी मैं समझता हूँ इमरान खान की तरफ से किसी का नाम उस तरह से प्रपोज नहीं होगा। ये तो अब आने वाले CM ने देखना है, क्योंकि देखें जो अली अमीन खान साहब के पास लेवरेज था ना कि उन्होंने हुकूमत 1 साल 7 माह कर ली, आने वाले CM को भी पता है कि जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है, उनके पास टाइम की इतनी बड़ी लग्जरी मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से वो स्टार प्लेयर्स ही मैदान में उतारेंगे और ऐसे कोई बोझ वो नहीं उठाएंगे कि जिसकी वजह से उनकी ज़ात पे तनकीद। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लेकिन नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खान साहब ने एक तब्दीली का फ़ैसला किया, ये तब्दीली सूबे तक आप महदूद देख रहे हैं या बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से जो बात हो रही है या कुछ रहनुमाओं के जो तहफ़्फ़ुज़ात रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी दुरुस्त हैं और आप मरकज़ में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, खान साहब ने देखें एक तब्दीली सिंपली KP के सूबे में नहीं की, उससे बहुत सारी अहदाफ अचीव किए हैं। अगर इमरान खान की ज़ात के हवाले से करें कि लोग
लोगों ने एक खबर फैलानी शुरू कर दी कि शायद -1 हो गया है, इमरान खान की पार्टी में सुनी नहीं जा रही, तो इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो किसी को सीएम लगा भी सकते हैं, सीएम हटा भी सकते हैं, और जिस पे वो हाथ रखेंगे वो ही बंदा चलेगा। और वो आपके सामने हुआ कि 92 बंदों ने अलल ऐलान इमरान खान की आवाज़ पे वोट दिया है। तो देखें, पार्टी पे तो गिरफ्त इमरान खान की इस तरह से है। तो इमरान खान साहब जब चाहें, जिस तरह से चाहेंगे, वो प्लेयर को उतारेंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अली अमीन खान को हटा के कोई जो है ना उन्हें फारिग कर दिया, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी उसका बरमला इजहार किया कि मेरे लॉयल साथी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उन्हें किसी और बेहतर टाइम के लिए एक महफूज किया। अच्छा, लेकिन सर ये जो बैरिस्टर सैफ साहब का एक बयान रिपोर्ट हो रहा था कि खान साहब राज़ी हैं अगर उनको पे रोल पर रिहा किया जाए तो वो जो अमन अमान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल है उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आप बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से दरख्वास्त करने का भी इरादा रखते हैं कोई? देखिए, पेरोल की एक पिटीशन तो अली अमीन खान साहब ने भी एज सीएम पहले दायर की थी, मगर देखें जो अफगानिस्तान का मामला है ना वो बड़ा पेचीदा मामला है। देखें कि मतलब देखें, एक ऐसे मुल्क जिस पे आपने मतलब सदियों से जो है ना 12 साल कितने सालों से जो है ना बार बार इन्वेस्ट करते रहे हैं, ठीक है, और बदले में आपको क्या मिला कि वो उल्टा आप पे हमला कर रहे, आपको आंखें दिखा रहे। तो जब इस तरह का रोल हो तो जाहिर बात है कि शिद्दत से रिएक्शन भी आता है। पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मगर देखें, हम ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया के साथ तो लगातार लड़ सकते हैं, हम हॉस्टाइल रह सकते हैं, मगर हम तमाम अपने हमसायों के साथ लड़ नहीं सकते। हमें कोई दरमियानी रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो दरमियानी रास्ता क्या है? इमरान खान कोई मुनफरिद बात नहीं कर रहे। कल जो फजल रहमान साहब ने बात की, उन्होंने भी यही कही कि मेरी जो है ना वहाँ के, मेरे ख्याल से उन्होंने इसे फॉरेन मिनिस्टर की बात की कि मेरा राब्ता है, तो वो भी इंगेज करने की पोजीशन में। और लोग भी हैं, देखें आपके कबायली लोग जिनके ट्राइब्स उस तरफ भी हैं इस तरफ भी हैं, आप लोकल इस एक्सपर्टीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दरमियाना रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सर अब जो तब्दीली आई है या जो भी चेंजेस आई हैं वो कल कैबिनेट में होंगी या किसी भी हवाले से, तो क्या अब आप आगे बढ़ने के हवाले से, जैसे सीएम का तो हमने जिक्र किया, लेकिन मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और हाल ही में जो आपने कमेटियों से इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया, इस्तीफ़े जमा भी करवा दिए, क्या उस पर अब नज़रसानी हो सकती है कि कुछ चेंजेस आई हैं तो उनका दोबारा हिस्सा बना जाए और आगे बढ़ा जाए? देखिए, पार्लिमानी प्रोसेस में जनरल रूल ऑफ थंब तो यही है कि सियासत पार्लिमान के अंदर ही होती है। आप सियासत में आते किस लिए हैं? कि पार्लिमान में अपना मौक़िफ़ रखें, सारे मामलात रखें, और कमेटीज़ का में हिस्सा रहने का मकसद क्या है कि आप एज ओवरसाइट आप अपना हाथ रखते हैं हुकूमत के ऊपर, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जाहिर बात है, एक फ़ैसला कर लिया, पुल आउट कर लिया एक जमहूरी अमल के लिए तो ये नुकसानदेह है। मगर अब देखें कि हालात जिनमें फ़ैसला किया गया वो कोई आसान हालात नहीं थे। ये कमेटियाँ बुनियादी तौर पर डिसफंक्शनल हुई थी। ह्यूमन राइट्स की कमेटी का अहवाल मुतअद्दिद दफ़ा चैनल्स पर रिपीट हुआ कि उसकी मीटिंग्स भी नहीं करने दे रहे थे, हालांकि उसके चेयरमैन SIC से थे, ये हामिद रजा साहब थे। तो मतलब जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो आप किस तरह से जो है ना उस कमेटीज की तरफ जा सकते नहीं। लेकिन सर आप समझते हैं नजरसानी हो सकती है? सर नहीं, वही देखें ना कि इन 2 माह में ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि हम समझें कि माहौल कमेटीज का बेहतर होगा, वहाँ PTI की आवाज़ सुनी जाएगी। PTI जिन कमेटीज़ की चेयरमैनी है वह एजेंडा सेट करेंगे, वो एजेंडा कैरी होगा। तो अभी तक तो हालात उससे अबतर नज़र आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ तो नहीं गए। अच्छा, ठीक है उमर न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, बैरिस्टर उमर न्याजी साहब गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, शुरू में जो हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़िक्र किया और ISPR के बयान का भी हमने ज़िक्र किया कि उन्होंने जो हमले के आगाज़ का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो ISPR ने मुस्तरद किया है और उस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। अब सीज़ फायर के हवाले से तो वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आ चुका है, लेकिन सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक़ सफ़ीर जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब सर वक्त निकालने का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि हाल ही में चंद दिन पहले ये एक सूरत हाल सामने आई, अब ये इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, आप किस तरह सूरत हाल को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? सर पहले तो ये एक बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है जो चंद दिन पहले अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए। उसमें फितनातुल खारिज के लोग भी थे और दूसरे अफगान तालिबान के फौजी भी उसमें इन्वॉल्व थे।
जिसका फिर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और एक बड़ी नाखुशगवार सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पे डेवलप हुई है। बदकिस्मती से ये डेवलपमेंट ठीक है, उन्हीं दिनों में हुई जिन दिनों में जो उनके जो इंटरिम जो वजीर खारजा हैं वो भी दिल्ली में मौजूद थे। तो इस आप वो इंडिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तल्लुकात तो पहले ही कशीदा हैं, उनकी मौजूदगी वहाँ पे उसके उसी दौरान में ये अफगानिस्तान साइड की तरफ से इस किस्म के एग्रेसिव एक्शन की वजह से साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत तशवीश पैदा हुई है। और ज़रूरत इस बात की है कि अब एक तो अफगानिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, तफान जो तालिबान हैं, उनको एक बड़ा फॉर्म मैसेज जाना चाहिए कि टेररिज्म की किस्म की कोई जो वाक़यात हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन साथ साथ हमें उनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए ताकि जो भी ऐसे तशवीशनाक किस्म की सवालात हैं या डेवलपमेंट्स हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। लेकिन जावेद साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया एक दौरे का, इंडिया के दौरे का, आप समझते हैं कि ये टाइमिंग भी बड़ी अहम है और भारत कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहा? जी, वे बदकिस्मती की बात ये है, अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में चूँकि इनिशिएटिव जो टेररिस्ट सेक्शंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ लेने का, जो फितनतुल हिंदुस्तान ने, यानी जिसको TTP हम कहते हैं और भी कहते हैं, और उसमें अफगान तालिबान की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये बग़ैर अफगान तालिबान की जो रजीम है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर होना यानी मुझे फिजिबल नज़र नहीं आ रहा और नामुमकिन है। और फिर इसलिए एक नुक्ता ये यानी एनालिसिस ये किया जा सकता है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है ये पहले से कोरियोग्राफ किया गया था कि जब ये वज़ीर ख़ारजा अफ़गान जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में हों उस वक्त ये डेवलपमेंट पैदा की जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से खातिर ख़्वाह जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसकी वजह से अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी एग्री कर लिया और आज शाम 6 बजे से वो सीज़ फायर शुरू हो गई है 48 घंटे के लिए, और इस दौरान में बातचीत के ज़रिए इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन जावेद साहब, जब ये रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। वज़ीर दिफा साहब का बयान भी एक आपके सामने होगा जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। आप समझते हैं कि उस वक्त जो पाकिस्तान की तवक्कुआत थी या जो पाकिस्तान समझ रहा था वो तवक्कुआत जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, या आपकी नज़र में अब अगर इस तरह की सूरत हाल है तो उसके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं? एक तो यह है कि पाकिस्तान को अमूमन अवामी लेवल पे भी और सरकारी या ऑफिशियल लेवल पे भी मायूसी तो हुई है जिस तरह से अफगान तालिबान ने TTP को एक स्पेस प्रोवाइड किया है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। तो अब इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि वो और हमारा तो यानी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड कंक्लूजन ये है कि इसमें हिंदुस्तान पूरी तरह इन्वॉल्व है। तो ये सूरत हाल कि हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के साथ अफगानिस्तान की टेरिटरी से जो आज जहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत है, अगर पाकिस्तान में इस तरह से दहशत गर्दी के इक़दाम किए जाएँ तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है और इसके खिलाफ हमारा जो एक्शन हमने लिया है वो एक जायज़ है हर लिहाज से, कानूनी लिहाज से भी, अखलाकी और सियासी लिहाज से भी। अब देखना ये है कि आइंदा हम जो है आगे इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बजाय चीज़ों को एग्रीवेट करके हम अफगान तालिबान को वेरियस लेवल्स पे या टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल पे बातचीत में एंगेज करें। और अगर हमारे मसलन मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान में, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या दूसरे तबकात हैं, अगर उनका अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ असर रसूख है तो उनको भी वहाँ भेजा जाए और उनको एक ये वाज़े किया जाए कि
वो भी इस्लाम मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और आपस में हमारा इस तरह से लड़ाई झगड़ा होना ना उनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। इसमें दोनों ममालिक का नुकसान होगा, और जो खुश होने वाली होगी तो खाली हिंदुस्तान होगा। और हमें पता है कि हिंदुस्तान खुद जो है वो किसी लिहाज से भी मुसलमानों का दोस्त तो नहीं कंसिडर किया जा सकता। खासतौर पे आजकल जब मोदी की हुकूमत है और वहाँ आरएसएस और हिंदुत्व का राज है, उस सूरत हाल में अफगान तालिबान का हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाना और भी ज़्यादा तशवीशनाक है। चल ठीक है जावेद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने की। गुफ्तगू आपने सुनी जावेद साहब की, और एक राय यही सामने आ रही है कि अगर कोई जारहियत होती है तो पाकिस्तान जैसे भरपूर जवाब दे रहा है इसी तरह जवाब देना चाहिए, लेकिन जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी बंद नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।